नमस्कार, मैं प्रियंवदा सिंह कथक क्लब में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री त्रिभुवन महाराज जी, जो कि पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के पोते हैं तथा पंडित जयकिशन महाराज जी के पुत्र हैं। तो आज हम त्रिभुवन जी से जानेंगे कथक नृत्य में अंग संचालन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को। तो आइए स्वागत करते हैं त्रिभुवन जी का। नमस्कार त्रिभुवन जी। नमस्कार प्रियंवदा। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। अच्छा त्रिभुवन जी, जो सबसे पहला सवाल मेरे मन में आता है जी कि कथक नृत्य में अगर अंग संचालन की बात करें तो आपके जहन में सबसे पहली क्या बात आती है? मतलब अंग संचालन को लेके आपकी क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले अपनी कोई सोच बयां करने से पहले मैं बताता हूँ कि इस घराने में पैदा होने की वजह से बचपन से ही जिस प्रकार की तालीम हमें दी गई वो बहुत ही एक प्रकार की तालीम थी, जिसको मैं कहूँगा कि मेरे दादाजी पंडित बिरजू महाराज जी की शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा पद्धति है, जिसको हम लोग बिना किसी ऑल्टरेशन के या बिना किसी चीज़ को बदले हुए हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आज उनके बाद 2 जनरेशन्स और हो गई हैं, दादा के बाद पापा हैं, उनके बाद मैं हूँ। तो शिक्षा पद्धति नहीं बदली है कभी अंग को लेकर। और जो चीज़ें हम लोग को बताई जाती हैं कि बेटा ये सही तरीका है रियाज करने का, उसी शिक्षा पद्धति को, उसी शिक्षा प्रणाली को हम लोग आँख बीन के हम उसको फॉलो करते हैं। जिसमें अगर बात की जाए अंगों की तो कुछ बेसिक हमारे एक्सरसाइजेज हैं जिसको आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। उनका नामकरण मेरे दादाजी ने किया है। उनकी किताब है अंग काव्य, जिसमें इसका बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान किया गया है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्व हस्त चक्र, मध्य हस्त चक्र, तल हस्त चक्र, ऊर्ध्व हस्त कोण सूचिता, मध्य हस्त कोण सूचिता, तल हस्त कोण सूचिता, चवर, समतल कोण, पुष्पक, लौशिखा, मीन, अर्धमीन, फेरी। इस तरह की बहुत सारी अंग है जिनका कोई नामकरण नहीं हुआ था इन स्पेसिफिक, क्योंकि क्या है, हमारा जो नृत्य शैली, कथक जो नृत्य शैली है वो नाट्य शास्त्र को फॉलो नहीं करती। इट इज नॉट बेस्ड ऑन मुद्रास। हमारी अपनी ग्रंथ है, हमारी अपनी बात है, और उसको बहुत सुंदर तरीके से मेरे दादाजी ने उस किताब में व्याख्यान किया है, जिसको हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं अभी तक। तो अगर आप मेरे जहन की बात करेंगे तो जहन में बचपन से जो मेरे अंदर डाला गया वो यही था कि बेटा सबसे पहले उत्पत्ति, संपुट, संपद, खड़े होने का तरीका। आप सबसे पहले अपने गुरु के सामने किस प्रकार प्रस्तुत होते हैं, आपने क्या पहन रखा है, और आपके सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में क्या भाव है उनसे शिक्षा ग्रहण करने से पहले, शिक्षा ग्रहण करते वक्त और शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या सोचते हैं, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस। तो जितने भी अंगों का नाम मैंने अभी आपको सुनाई, ये हमारे बेसिक मूवमेंट्स हैं, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि भाई अपने आप को, अगर गुरु सामने नहीं है, उन्होंने आपको सिखाया है, तो आप अपने आप को एक मिरर के सामने रखिए और हर एक अंग को, आपका चाहे ऊर्ध्व हस्त चक्र है, चाहे मध्य हस्त चक्र है, चाहे तल हस्त चक्र है, एक एक कण को समझिए कि जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया वो किस तरीके से अपने शरीर में बैठाना है। सबसे पहले तो हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते पहले कि भाई जहन में अपनी सोच आने से पहले गुरु की सोच होती है, वो आपके अंदर वो बीज डालते हैं सबसे पहले। बिल्कुल। उसके बाद आप पर मेहनत करते हैं, आप भी उस पर मेहनत करते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, देखते हैं कि धूप ज़्यादा ना पड़े, तब जाके एक सही आंगिक क्रिया आपके शरीर से बाहर निकलती है। तो जहाँ तक मेरे जहन की बात है, सबसे पहले मुझे मेरे दादाजी नज़र आते हैं, मेरे गुरु, मेरे पिताजी मुझे नज़र आते हैं, मेरी माँ जिन्होंने मुझे इनिशियल ट्रेनिंग दी वो मुझे नज़र आती हैं, जिन्होंने मुझे इन सब चीज़ों में पारंगत किया, मुझे अवगत कराया कि किस तरीके से श्वास का कंट्रोल, आप किस तरीके से जब हाथ ऊपर खींचते हैं आपकी श्वास कैसे खींचती है, नीचे होती है, आपका वक्ष कैसे चलता है, आपका एक एक अंग किस तरीके से संचालित होता है, ये सारी की सारी बातें आपको जो है वो पता चलती हैं इन्हीं सब ज्ञान से, विद्या से जो आपके गुरु आपको देते हैं। जी, क्या बात बोली है आपने।
अच्छा, अंग संचालन का कोई निश्चित तरीका होता है या ये किसी नर्तक की अपनी सोच हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी नर्तक या नर्तकी जो पदार्पण करते हैं कथक जगत में, उनके अंदर एक ललक होती है, एक पैशन होता है जी कि हमें इस नाच को सीखना है। जी। इसके ऊपर उनकी और कोई सोच नहीं होती। कुछ आशाएं होती होंगी ज़रूर कि हम भी स्टेज पर नाचें, या हमें रंगमंच का जो एक क्रेज़ होता है लोगों का, रंगमंच का क्रेज़, कॉस्ट्यूम का क्रेज़, भाई मेकअप बड़े सुंदर दिखते हैं जी कथक, जी जो एक होता है, शायद वो होता होगा मन में। पर कथक को पर्सपेक्टिव में रखते हुए उनकी अपनी कोई सोच नहीं होती। पहले अपनी सोच को कायम करने के लिए आपको इस नाच के साथ कम से कम 12 साल 15 साल आपको खर्च करने होते हैं। आपको अपने आप को खर्च करना होता है। उसके बाद आप अपनी सोच बनाने के काबिल बनते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम आती है वो टेक्निक, वो तालीम जो गुरु आपको दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको वो पथ नहीं दिखाएंगे तब तक आपको अंधकार के अलावा और कुछ नहीं नजर आएगा। बिल्कुल। शुरुआत की जर्नी जो है वो गुरु के ही हिसाब से। बिल्कुल। अब कोई भी नया नर्तक या नर्तकी, चाहे 20 साल का चाहे 26 साल का, अगर कथक में पदार्पण किया तो बालक ही है, बच्चा ही है। तो जिस तरीके से आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपके सारे इनिशियल डिसीजंस को लेते हैं, बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा क्योंकि ये स्कूल अच्छा है, वो बच्चे का डिसीजन थोड़ी ना है, माँ बाप का डिसीजन है। उसी तरीके से गुरु के पथ पर जो उन्होंने बोला, जो उनकी वाणी, उसके अनुसार आप सालों साल उनके अंतर्गत, उनकी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आप अपने आप को ट्रेन करते हैं। इस बीच हजारों सवाल आपके दिमाग में आते हैं। और हमारा जो गुरुओं के साथ हमारा रिश्ता रहा है, वी वर नेवर सो ओपन विद द गुरुज। हम लोग का ऐसा नहीं था कि फट से कोई दिमाग में चीज आई और फट से हमने गुरुजी से पूछ लिया। एक दायरा था। दायरा है, दायरा है। तो अगर 100 सवाल दिमाग में घूम रहे हैं तो हिम्मत करके, गुरुजी ये एक बात है जो ये आपको लग रहा है कि ये ठीक है, ऐसे करना है कि ऐसे करना है। उसके पीछे भी स्ट्रगल होता था कि पूछे स्ट्रगल ना की पूछे, कैसे पूछे या ना पूछे, वो दायरा, वो गुरु की इज्जत, वो सरेंडर। तो अपनी सोच नर्तक तब डालता है जब ये नॉट्स धीरे धीरे खुलते हैं। एक एक करके नॉट्स खुलते हैं। आप सालों साल अपने गुरु के संगति में रहते हैं, उनसे सिर्फ नाच नहीं सीखते, क्योंकि गुरु कभी ऐसा नहीं होता भाई नाचा दा दिन दिन ना दिन दिन आज ही नाचो, ये नहीं होता। आप उनके साथ ट्रैवल करते हैं। जब आप वो सक्षम होते हैं कि उनके साथ नाच सके, उनकी कोरियोग्राफी में नाच सकें, आप उनके साथ ट्रैवल करते हैं। आप देखते हैं वो म्यूजिक कैसे बना रहे हैं, आप देखते हैं कि वो बंदिशें कैसे बना रहे हैं। एंड ये सारे पॉइंट एक सोच है, एक कला ही है जो आपके अंदर इनवॉलंटरीली डाली जा रही है। आपका हाथ पकड़ के नहीं सिखाया जा रहा, देख बेटा बंदिश बनाना सीख, नहीं। वो सोच आपके अंदर डाली जा रही है धीरे धीरे, पुना जा रहा है कपड़ा, एक एक सी माहौल बनाया जा रहा है। एक दो कपड़ों को पकड़ा, सिलाई मारी जा रही है। ठीक है। इस तरीके में मैं आपको वही एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोरियोग्राफी की बात होती है तो मेरे पिताजी द्वारा निर्मित मीराधा है, जिसका हिस्सा आप बनी है। एंड उसमें दिखाया गया है कि मीरा और राधा एक ही टाइमलाइन में है। तो ये एक टाइमलाइन केवल इमेजिनरी टाइमलाइन है, वो सोच है, एक कॉन्सेप्ट, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो वो सोच कैसे आई, उसको कैसे कन्वर्ट किया गया एक इतने सुंदर नृत्य नाटिका में, किस तरीके से बांधा गया। तो वो बंधन सीखना और बाकी कलाएं सीखना, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। वो एक जर्नी का हिस्सा है। ठीक है। तो ओवरऑल यही है कि अपनी सोच कायम करने से पहले आप मैच्योर होते हैं एज एन आर्टिस्ट, एज अ कथक डांसर। आप मैच्योर होते हैं, आप इतनी सारी विधाएं सीखते हैं, फिर आपके अंदर वो सोच, वो उड़ान आपके अंदर आती है।
तो सर्वप्रथम आप चलते हैं, सब पहले तो आप खड़े हैं, हाँ, फिर गुरु आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको चलाना चलना सिखाते हैं, हैं। फिर आपको दौड़ना सिखाते हैं, जी, फिर आपको उड़ना सिखाते हैं, जी, फिर वहाँ से आपकी जर्नी, वहाँ से आपको वो छोड़ देते हैं, एंड वहाँ से आपकी जर्नी चालू होती है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। जी। आपकी सोच, तो सोच वहाँ कायम होती है, शुरुआत में कभी नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने इसकी जर्नी को डिस्क्राइब किया। अच्छा, जैसे कथक नृत्य करते हैं तो उसमें बॉडी मूवमेंट्स को कैसे मतलब करना चाहिए, मतलब उसका एक दायरा क्या होना चाहिए, या दायरा है तो क्या दायरा है? अच्छा, तो जहाँ तक दायरे की बात है, तो हमने वैसे तो नाट्य शास्त्र से सिवाय कुछ मुद्राओं के अलावा हमने कुछ नहीं लिया, पर नाट्य शास्त्र में शुरुआत में खुलते ही सबसे पहले एक श्लोक आता है कि यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भाव, भाव से रस। तो ये जो जर्नी है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, कि जहाँ हाथ है वहाँ दृष्टि है, जहाँ दृष्टि है वहीं आपका मन है, जहाँ आपका मन है वहाँ भाव है, और जहाँ आपका भाव है वहाँ रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो जहाँ तक हमारे अंग के संचालन की बात है, उसके दायरे की बात है, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि भाई जहाँ हमारा हाथ जा रहा है वहीं हमारी नजर जा रही है, जब नजर जा रही है तो हमारे मन उसकी तरफ बढ़ रहा है। कभी भी मैं अगर हाथ फेंकता हूँ तो ये नहीं होगा जी ये मैंने हाथ फेंक दिया, पहले पीछे देखा, लीजिए मैंने देख भी लिया हाथ, नहीं, जब मैं उसको फेंकूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी नजर जाएगी, जब मेरी नजर जाएगी तो अपने आप एक भाव, क्योंकि कथक नृत्य है, अक्सर ये पूछा जाता है कि ये इसमें फिर नृत्य क्या है, तो मैं बोलता हूँ एक नृत्य तो उसका एक अंश है, कथक कभी भी नृत्य नहीं है, कभी भी नहीं है, पूरा नृत्य। आपने हाथ बांधा नहीं कि आपका नृत्य चालू हुआ, क्योंकि उसमें भाव का समावेश है। तो सबसे पहले तो ये आता है कि आपने जैसे आपने हाथ फेंका, आपकी नजर उस तरफ घूमी, अब ये डेड नजर है, जब डेड नजर से आपने उसके अंदर कुछ सोच डाली तो आपका मन उसकी तरफ बढ़ा, जब आपका मन उसकी तरफ बढ़ा तब आपका थोड़ा थोड़ा भाव का आपका वो हुआ, क्योंकि अब आप एक कैरेक्टर को वहां पर सोच रहे हो। मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं कि मुझे हर सम में कृष्ण नजर आता है। तो हमें बताया जाता है कि हर डांसर का एक फ्रेम होता है, एक तरीके से कैनवस होता है जिसपे एक आर्टिस्ट पेंट कर रहा है अपने ब्रश से। ब्रश क्या है? आपकी पहली उंगली। तो सारे मूवमेंट्स आपके जो चल रहे हैं वो इस पहली उंगली के दबाव में चलते हैं। बना ये रहा है, बाकी सब सिर्फ कहते हैं ना उसके अन्य फेदर हैं पीछे के, पर जो स्ट्रोक आ रही है वो पहली उंगली से आ रही है। तो अगर मध्य हस्त चक्र की बात की जाए कि आपका हाथ यहाँ से खुल जाए, खुल के घूमना चालू करता है, उसके हिसाब से आपका शरीर, आपकी नजर झुकती है, जाती है, इधर जाती है, आपका बॉडी झुकता है, आप यहाँ तक पहुँचते हैं। उस तरीके से जैसे हमें कहते हैं कि ऐसा इमेजिन करो कि आपके मुंह में एक धागा है जो आपने यहाँ से पकड़ रखा है, दांतों के तले दबाया हुआ है, और दूसरा जो है वो यहाँ बंधा हुआ है आपके अंगूठे पे, और आप उसको जब खींच रहे हो तो ये जब टक करोगे, ये जो फीलिंग है टक करने की, और वो हाथ वापस आ रहा है, तो टगिंग है 5 6 7 8 अगर मैं बोलूँ। तो ये जो दायरे हैं कभी भी फ्लैट नहीं खुलते, कभी भी हम कैनवस के बाहर नहीं जाते। जब तक उस कैनवस के अंदर आप रहेंगे, एक नर्तक या नर्तकी सुंदर दिखेगा। तो दायरों का जहां तक हिसाब होता है वो अंगों का यही होता है कि आपको कभी भी उस कैनवस, उस फ्रेम के बाहर नहीं निकलना है, और अपनी पहली उंगली से सारे मूवमेंट्स को ड्राइव करते हुए, त्रिभंग को मेंटेन करते हुए, नजर कहाँ जा रही है मेंटेन करते हुए आप उस चीज को एक एनवेलप करते हो। तब जाके इतनी मेहनत जब आप करते हो तब एक मूवमेंट आप एग्जीक्यूट कर पाते हो कायदे से। सही बात है, इंसान किसी भी विधा में हो या कुछ भी कर रहा हो, मगर दायरे में रहकर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका ताल्लुक लखनऊ घराने से है जी, तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि लखनऊ घराने में अंग संचालन किस तरह किया जाता है? देखिए, अभी तक मैंने आपको जितनी सारी चीज़ें बताई वो मैंने आपको लखनऊ घराने के पर्सपेक्टिव से ही बताई, क्योंकि
वही ज्ञान मुझे मिला है, वही ज्ञान मुझे दिया गया है। पर कुछ चीज़ें जो एडिशन ऐसा लगता है जो हम लोग शायद करते होंगे। सबसे सर्वप्रथम आता है वक्ष संचालन। जिस चीज़ पे जो कहते हैं ना, हर गाने में अगर आप पीछे से बेस लाइन उड़ा दें, बेस लाइन जो एक भारीपन होता है गाने का, रिदम है, सब कुछ है, लेकिन आपने बेस लाइन उड़ा दी गाने की, आप देखेंगे जैसे गाने से रूह ही चली गई, खाली 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 हो जाता है गाना। बिल्कुल। कभी ऐसे किसी स्पीकर से सुनिए जिसमें वूफर ना हो, आपको एकदम लगेगा अरे एकदम फुस गाना है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं चलता वो एक अनसंग हीरो है, वो बेस, वो अनसंग हीरो है। उसके होने से जो गंभीरता आती है किसी भी पीस में, किसी भी म्यूजिक में, वही सेम गंभीरता जो है वो वक्ष संचालन है हमारे लिए। तो ये वो अनसंग हीरो है कि अगर मैंने मध्य किया तो एक है मध्य, एक है सुचिता, जहां पे सिर्फ हाथ ने काम किया। पर वही मध्य जब डोमिनेट, अब संकुचित हुआ, घूमा, वापस आ गया। तो कितना काम इस शरीर ने कर दिया उतनी देर में। डोमिनेट भी किया, यहां से दबा, कितना हो रहा है, देखो आगे जा रहा है, दब रहा है, घूम रहा है, तो ये स्ट्रेच हो रहा है। यहां से इसको चढ़ने नहीं देना है, कंधा चढ़े नहीं, कंधा झुका रहे, घुमाए, वापस लेकर आए, उसी में आपकी नजर वापस चढ़ी, सामने देखा, कितनी सारी चीजें। तो इन चीजों में सबसे पहले मैं कहूंगा कि वक्ष संचालन हमारे नृत्य का एसेंस है, हमारे घराने का एसेंस है, वक्ष संचालन। नंबर 2, शीशे के सामने बैठकर अपने आप को देखना और ठीक करना उस हिसाब से जैसा आपके गुरु ने आपको बताया है। तो उस चीज को एक शीशे के सामने, वक्ष कैसा बोला गुरुजी ने, चिन्ह कितनी ऊपर, कितनी चीजें वर्जित होती हैं हमारे नाच में। हम ये हिस्सा नहीं दिखा सकते, हम ये हिस्सा नहीं दिखा सकते, कितनी चीजें वर्जित होती हैं। ऑटोमेटिकली दायरा बनने लगता है, ऑटोमेटिकली आपका समझ में आता है कि मैं अगर तलहस्त करके अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो मेरा प्रोफाइल हमेशा सामने वाले को नजर आए, तो उस ऑटोमेटिकली तलहस्त वहां नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ रुक जाएगा। क्योंकि यतो हस्ता ततो दृष्टि, ये पीछे गया, ऑटोमेटिकली ये हिस्सा दिखना शुरू होगा, वर्जित है। तो बेसिकली हमारे जितने भी घराने में जितनी भी चीज़ों का समावेश है, चाहे वो वक्ष संचालन हो, चाहे वो शीशे के सामने बैठकर अपने अंग को देखना, एक एक अंग को समझना की बात हो, हमारे भौं के संचालन हो, आँख के संचालन हो, जिस भी तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं हमारी सारी, वो उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गति सीमा को समझना। गति सीमा को समझना, अब अंग के अनुसार ही गति सीमा को समझा जाता है, क्योंकि एक हद के बाद हर अंग बुरा दिखना शुरू हो जाता है। मैं नाचूंगा तत तथई तरदई ताथई तरदई तई तथई तथई तई तई तत्ता, सुंदर दिखेगा। थोड़ा जोश में आ गए, तत तथई तरदई ताथई तरदई तई तथई तथई तई तई तत्ता, पर अब मैं सीमा पे पहुंच चुका हूँ, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। अब मैं क्या दा दिन दिन ना दिन दिन तत तथई तरदई ताथई तरदई तई तथई तथई तई तई तत्ता, खत्म। क्या दिखेगा? तत तथई तरदई ताथई तरदई, ये दिखेगा ना। तत तथई का चवर दिखेगा ना, फेरी का तिगदा दिख दिख थई दिखेगा ना, लव शिखा का ताथई तरदई दिखेगा ना, थई तथई थई 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 का हिसाब दिखेगा ना, भाव ही नहीं नजर आएगा। तो कथक में नृत्य तो दिखाना नहीं, दिखाना तो नृत्य है। एक और दायरा, नृत्य दिखाना है। तो लखनऊ घराने में गति सीमा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। नाच वहीं तक जहां तक सुंदर नजर आए अंग, उसके ऊपर नाच नहीं। असल में संगीत होता भी यही है, खूबसूरती, जिसको महसूस करें, हमें खूबसूरती का एहसास। बिल्कुल। तो आजकल की जो हमारी थोड़ी सी होड़ है, वो होड़ है भैया कि ऐसा कुछ दिखाओ कि लोग गड़गड़ा के तालियां बजाएं। सही बात। पर आप खुद मुझे बताओ कि जो ताली बजाने की क्रिया है, वो
किस चीज से पैदा होती है? वो पैदा होती है एक्साइटमेंट से। यू आर एक्साइटेड, तो आप उसमें ताली बजा रहे हो। कला वो है जब इंसान निशब्द हो जाए। तो मेरा पर्सनल जो कहते हैं ना एक एजेंडा, जिंदगी का पर्सनल एजेंडा एक ये है कि यहां से जाने से पहले, दुनिया को छोड़ के जाने से पहले, अपने कथक नृत्य के लिए कोई एक ऐसी चीज करने के जाना चाहता हूं जिस चीज से मेरे घराने को याद किया जाए, कथक नृत्य को याद किया जाए, और लोग ये याद रखें कि इन्होंने ये हमें ये देकर गए। आज हम इतनी ठुमरी दादरा नाचते हैं, हम बिंदादी महाराज जी को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने 5000 से ऊपर चीजें लिखी, इतनी चीजें लिखी, उसमें से तो हम संजो भी नहीं पाए इतनी चीजें लिखी उन्होंने। वो अपने आप को यादगार बना गए। इसी तरीके से हर पीढ़ी दर पीढ़ी, हर इंसान ने, हर मेरे पूर्वज ने कुछ ना कुछ इतना सुंदर इस डांस को, इस नृत्य को देकर गए वो, जिसके लिए वो सदैव यादगार रहे। चाहे अपनी अंग, चाहे अपने वो, हमारे लच्छू महाराज जी सॉफ्टनेस, अदा, इतनी खूबसूरत अदा उनकी। वहीं पे शंभू महाराज जी का परम का अंग, उनका जो हाथ का चलने का तरीका, एकदम जिसको कहते हैं ना तीर घाट मीर घाट, पर अपनी कला का वो छाप इतनी खूबसूरती से छोड़ के गए कि आज क्या, आज से 100 साल बाद भी उनको इंसान याद रखेगा। अच्छा, एक मेरे मन में जो एक सवाल आ रहा है, जैसे अंग संचालन की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे अंग जैसे हमारी आंखें हो गई, भौं हो गए, हमारे हाथ हो गए, हाथ में भी हमारी उंगलियां हो गई, कलाई अलग हो गई, पैर हो गए, वक्ष हो गया, तो हम इन सभी का संचालन को अंग कहते हैं। बिल्कुल। मगर इन सभी का संचालन हम एक साथ कैसे करें कि वो खूबसूरत दिखे? ठीक है, देखिए ऐसा है, द फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी होती है वो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी अभी बोला था कि हम पहले चलना सीखते हैं जी। चलना, फिर भागना सीखते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की जो क्रिया है, डेवलपमेंट की क्रिया, अगर चलोगे तो धीरे पहुंचोगे, भागोगे तो तेज पहुंचोगे, ठीक है, पर चलना सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो है वो यही है कि सब कुछ जो आपको सिखाया जाता है उसको मैग्नीफाई करिए। मैग्नीफाई से क्या मतलब है? सब कुछ एकदम विलंबित गति में लेके आ जाइए। अगर आपको सिखाया जाता है तत तत तिक धा दिक दिक तिक धा दिक दिक तत तत, तो जरूर क्लास में नाचे उसी तरीके से। मगर खुद की जो पर जब आप अपना अध्ययन कर रहे हैं उसको लेकर आइए, तत तत तिग धा, तब आपको उसका एक एक रेशा, एक एक कण के लिए आप अवेयर होंगे। हमारे तो गुरु ऐसे ही हैं कि अगर 3 पल्लों की कोई बंदिश सुनाते हैं तो पहला पल्ला हम सुनते हैं, दूसरा पल्ला हम टूटा फूटा बोलना शुरू करते हैं, तीसरे पल्ले तक परफेक्शन। उससे ज्यादा वो नहीं, उससे ज्यादा समय नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पर वो अच्छा है क्लास के लिए। पर जब आप अपना रिसर्च कर रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो सब कुछ को विलंबित गति में लेकर आइए, ताकि खुद में वो चीज समाए। फिर आपको पता चलेगा कि जब वक्ष चला तो ये हाथ पहले यहाँ मुड़ा, तत् के लिए पहले ये घूमा, तब ये बाहर निकला, फिर ये वापस आया, तब आपको पता चलता है कि धीरे 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 फिर आप उसी चीज को डेवलप करके आप गति बढ़ाते हो कि मुझे वही पूरा करना है, मुझे पूरा अंग करना है, पूरा संचालन करना है, लेकिन अब तेज गति में। तो त त बनता है त त, फिर बनता है त त, फिर बनता है त त, फिर बनता है त त, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। तो सबसे पहले हर चीज की गति आप नीचे लेकर आ जाओ। मतलब ठीक बात है कि जब किसी भी चीज को आप खुद प्रैक्टिस करें तो बहुत स्लो, लय की काट छाट को समझने से का इससे बेहतर तरीका कुछ है नहीं। ठीक बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। अच्छा, मतलब मैंने बहुत लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि कथक से कहते हैं, कथक कथा वाचन है जी,
तो आज के मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कथक से कथा चली गई है, अच्छा तो इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी ज़रूर, मैं आपका इस सवाल का जवाब एक उदाहरण से देता हूँ, क्योंकि उदाहरण सबसे जल्दी समझ में आता है बातचीत से ज़्यादा। तो आपने वो लीला तो कृष्ण की शायद सुनी होगी, जहाँ पे वो गोपियों के वो निर्वस्त्र होके वो नहा रही थी, तो उन्होंने उनके सारे कपड़े जूते चप्पल सब उठा के उन्होंने जाके पेड़ पे टांग दिए थे। ये एक लीला है। लीला इसलिए है क्योंकि उसके पीछे एक सीख है। कृष्ण की हर लीला के पीछे उनका नटखटपना नहीं था, एक सीख थी, इसलिए वो लीला है। तो जो ये लीला थी, इसके लिए यही बोला गया। अब आपको मैं एक बंदिश सुनाता हूँ, आपने बंदिश सुनी होगी, सम टू सम की बंदिश नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे सुना रहा हूँ कि भाई तत्ता त्रग दंदन झिझकिट थो थुड़ंग तक धुन तक तेरा दिग्धई तेरा दिग्धई तेरा दिग्धई। हमारे जितने भी शब्द हैं, हमारी वोकैबुलरी, कथक की जो वोकैबुलरी, उसके जितने भी शब्द हैं, वो सारे के सारे शब्द का एक मतलब है, जिससे 90% लोग अनभिज्ञ हैं। तत्ता कहां से आया? तत्ता आया है तक तकता से। तक तकता का मतलब होता है तकना, तकने का मतलब होता है देखना। कौन देख रहा है? कृष्ण देख रहे हैं गोपियों को कि वो निर्वस्त्र होकर नहा रही हैं, गोपियां देख रही हैं कृष्ण को कि उन्होंने हमें देख लिया। तो तक तकता कहां से देखा? अपने दृग से, अपने चक्षुओं से, अपनी आंखों से देखा। तत्ता त्रक जो है वो दृग बन जाता है। तत्ता त्रक दंदन, जैसे ही उनको देखा, क्योंकि वो पुरुष है, उनको देख के वो झेप गई, शर्मा गई, उनके अंदर एक झिझक आ गई, झिझकित हो, झिझक गई, झिझकित हो, झिझक गई। तो उनको और कुछ समझ नहीं है कि हम क्या करें, क्योंकि वस्त्र तो गए। तो अपने आप को बचाने का सिर्फ एक तरीका था कि वो नदी में डुबकी मार लेती। तो उन्होंने डुबकी मारी, थो थुड़ंग तक धुन तक, सबने डुबकी मार, नाक पकड़ी, डुबकी मार दी। और जैसे ही डुबकी मारी, तो जैसा आप पत्थर भी फेंकते हो तो भंवर बनता है, वो भंवर बना तिगधा दिग दिगधई तिगधा दिग दिगधई तिगधा दिग दिगधई। पूरी लीला आ गई। क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है। धा तक थूंगा, 150 परने नाचते हैं हम लोग धा तक थूंगा की। क्या है धा तक थूंगा? धा का मतलब होता है अटेंशन, सावधान। तक अगेन देखो। थू जो होता है, बड़े ऊ की मात्रा लगती है, थू का मतलब होता है कृष्ण, और उस पे लगी चंद्र बिंदु ऊंग शिव का चंद्र है। तो अटेंशन, देखो कृष्ण और शिव साथ में नृत्य कर रहे हैं। धा तक थूंगा, धागे दींगे ताल के धागों में पिरोया गया उनका नृत्य है। धागे दींगे सर्व सब धा धिनता, देखें कि वो कैसे धित्ता के धा तक का थूंगा नाच रहे हैं। तो भाव तो हर जगह है, हमारे हर शब्द के पीछे भाव है, बस ज्ञान की कमी है। ठीक है। तो जो हम लोग की कथा है ना, कथा वाचन का जो हिसाब है, इसलिए हम लोग, ये आज भी कथक ही है, कोई टेक्निकल नाच नहीं हुआ है। या जब तक अभिनय नहीं निकलता तब तक ऐसा नहीं कि कोई भाव नहीं हुआ, ये भाव है, ये ग्रंथ है हमारे, ये बातें हैं। एक आखिरी सेंटेंस से मैं समापन करता हूं। हमारे नाचने की जो एक जर्नी है, वो केवल 2 शब्दों से चलती है, 2 शब्दों के बीच चलती है। अंग्रेजी के शब्द हैं तो सबको समझ आएंगे, हिंदी से ज़्यादा आजकल लोगों को अंग्रेजी समझ आती है। इट इज़ द जर्नी फ्रॉम गिविंग एफर्ट टू बीइंग एफर्टलेस। नाच की एफर्ट से एफर्टलेस होना, आपकी ताकत, आपकी तालीम, गुरु का ज्ञान, आपका रियाज, सब एफर्ट है, ताकि जब आप रंगमंच पे चढ़े तो आपका नाच एफर्टलेस दिखे। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो
सही। तभी हम 200 के घुंघरू, 400 के घुंघरू पैरों में बांध कर इतना मोटा मोटा रियाज करते हैं, 2 3 घंटा, 4 घंटा, ताकि 1 घंटा हल्के घुंघरू पहन के स्टेज पे नाच सकें, तभी वो और वो एफर्टलेस दिखे। तो द जर्नी इज बीइंग फ्रॉम गोइंग फ्रॉम एफर्ट टू एफर्टलेस। ये हमारी जर्नी है आज की। क्या बात है, बहुत सुंदर। थैंक यू। क्या बात है त्रिभुवन जी, आज हमें आपसे आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस और आपकी सोच जान के बहुत अच्छा लगा, और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें समय दिया और अपना कीमती समय हमसे शेयर किया और अपना एक्सपीरियंस हमें बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे त्रिभुवन महाराज जी, जिनसे आज हमने जाना कथक नृत्य में अंग संचालन के बारे में। तो आज्ञा लेते हैं आपसे। नमस्कार।